हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस, आज आपके सामने फिर एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर सामने आया हूं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कुछ ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन 10th करते करते हमारे दिमाग से फिर से वही सब चीज़ें उड़ जाती हैं। तो आइए आज हम उस चैप्टर को फिर दोबारा से ब्रशअप करते हैं और नंबर्स के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो डेफिनेटली हमें आगे चलकर हमारे कोर्स वर्क में, हमारे IIT JEE की तैयारी में काम आने वाली हैं। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। तो लेट अस बिगिन विद नंबर सिस्टम। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पुराना जो नंबर सिस्टम है वो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। And what does set of natural numbers include? It includes 1, 2, 3 and 4 and so on. So this is the primitive set of natural numbers. This is the first and the foremost set that जो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा वो था set of natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on. फिर इससे जो बड़ा सेट है वो है set of whole numbers. This is the set of whole numbers. Whole numbers में 0, 1, 2, 3, 4 and so on. यानी इसमें सिर्फ एक नंबर और एक्स्ट्रा है, ज़ीरो। और आपको जानकर खुशी होगी, ज़ीरो हम इंडियंस में आर्यभट्टा ने ज़ीरो दिया था। तो यहाँ पर जब ज़ीरो इस नंबर सिस्टम में ऐड हुआ नेचुरल नंबर्स में, देन द न्यू सेट ऑफ नंबर्स केम टू बी नोन एज होल नंबर्स। और ये आप देख रहे हैं होल नंबर्स का जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर्स के सर्कल के बाहर है, यानी कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। देयरफॉर वी कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यानी अगर कोई आपसे कहे कि 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। क्या 2 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। अब इससे जो बड़ा सेट है जिसकी हम बात करेंगे वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ गए, यानी इसमें -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर से आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स का जो सेट है दैट इंक्लूड्स द सेट ऑफ होल नंबर्स एज वेल एज द नेचुरल नंबर्स। तो अगर फिर से मैं आपसे पूछूं क्या 1 एक इंटीजर है? बिल्कुल 1 एक इंटीजर है। क्या 0 भी इंटीजर है? बिल्कुल 0 भी एक इंटीजर है। क्या 3 एक इंटीजर है? बिल्कुल 3 भी एक इंटीजर है। क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं, -1 एक होल नंबर नहीं है। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं, -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर इससे जो बड़ा सेट है that is the set of rational numbers, so which is represented by q. rational comes from the word ratio, यानी ये नंबर्स रेशियो की टर्म्स में होते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये नंबर्स किस फॉर्मेट में होते हैं? p/q फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ q 0 नहीं है और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। So a rational number can be written in the format p/q, यानी it is a ratio of two integers where the denominator is not 0. तो फिर से देखें, ये जो रैशनल नंबर्स का सेट है दैट इंक्लूड्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स एज वेल एज नेचुरल नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? यस, 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3/1। Therefore 3 is a rational number. Is -2 a rational number? Yes, -2 is also a rational number because it can be written as -2/1. Therefore it is also a rational number. Rational numbers की अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूं तो rational numbers are terminating, that is rational numbers. अगर आप p और q को डिवाइड करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो p और q पूरी तरीके से डिवाइड होकर एक इंटीजर आ जाएगा, या फिर एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। यानी कि उस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के तौर पर 9/2 आपने डिवाइड किया 9 को 2 से, कितना आया? 4.5, खेल खत्म। आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 2.5, खेल खत्म। आपने 7 को डिवाइड किया 4 से, यू डिवाइडेड 7/4, तो आप पाएंगे ये आ जाएगा 1.75 कुछ ऐसा आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इसे डिवाइड किया तो 1.75 आया, खेल खत्म। यानी ये डेसिमल्स या तो जब आप p को q से डिवाइड करेंगे या तो डेसिमल एकदम टर्मिनेट हो जाएंगे एक स्टेज के बाद, या फिर क्या करेंगे? रिपीट करना शुरू करेंगे। जैसे 10/3 इट इज़ 3.33333, 1/3 0.33333। तो यानी जब आप p को q से डिवाइड करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो डेसिमल खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा जिसे कहते हैं, या फिर वो डेसिमल क्या करने लगेगा? रिपीट करने लगेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रैशनल नंबर्स आर either terminating, they are either terminating or repeating
डेसिमल्स, यानी या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे और रिपीटिंग। और आप जानते हैं जैसे अगर मैं 10/3 लिखता हूँ तो वी राइट इट एज 3.333, उसको शॉर्ट हैंड में अपन लोग लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर कई लोग 3.3 के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। सो इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। तो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। और दूसरी चीज़, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो किस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं? P/Q फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। फिर कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। नाइदर टर्मिनेट देन नाइदर रिपीट, यानी ना तो वो कभी ख़त्म होंगे ना ही कभी रिपीट होंगे, यानी उल्टा सुल्टा आता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ आई टेल यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √2 देन इट विल बी 1.414205 आती चली जाएगी। दिन रात कंप्यूटर को काम पे लगा दो, कंप्यूटर कैलकुलेट करता रहेगा उसकी वैल्यू, अनाप शनाप वैल्यूज आती चली जाएंगी, 1 आती चली जाएंगी, लेकिन वो कभी भी ना तो ख़त्म होंगी ना ही रिपीट होंगी। ऐसे डेसिमल्स को एक नया सेट बनाकर रखा गया है जिन्हें कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R-Q। इसको R-Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ इर्रेशनल्स। ये इर्रेशनल्स का सेट है। तो व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? Irrational numbers are numbers which are neither terminating nor repeating decimals. Such numbers are known as irrational numbers. Example के तौर पर irrational numbers के अगर मैं example की बात करूं तो irrational numbers के कुछ important examples होंगे √2, √3, पाई, e शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। e भी एक irrational number है जिसकी लगभग वैल्यू 2.718 के आसपास होती है। सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। क्या आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, आप इन नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट करेंगे ना कभी खत्म होंगे, तो इसलिए इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों का यूनियन कर दूं, मिला दूं, तो इफ आई कैरी आउट द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स विद इर्रेशनल नंबर्स देन व्हाट आई गेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें क्या मिलने वाला है? रियल नंबर्स मिलने वाले हैं जिसे हम कहते हैं R। इसका मतलब क्या दुनिया का हर नंबर जो आप अभी सोच सकते हैं बैठे बैठे रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। और रियल नंबर दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, सेट ऑफ रैशनल्स एंड इर्रेशनल्स, दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5/3 रियल नंबर है? यस, 5/3 इज अ रियल नंबर बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या 0 एक इर्रेशनल नंबर है? नहीं, 0 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। 0 एक रैशनल नंबर है और साथ साथ एक रियल नंबर भी है। क्या √2 एक रियल नंबर है? यस, √2 इज अ रियल नंबर। क्या √2 एक रैशनल नंबर है? नहीं, √2 रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि वो कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। सो दिस इज अ ब्रीफ व्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। और इससे भी बड़ा, इसके भी बाहर एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है दैट इंक्लूड्स एवरी रियल नंबर। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। और ये नंबर्स किस फॉर्मेट के होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर्स होते हैं a+i/b टाइप के, जहाँ आयोटा का स्क्वायर -1 है। यानी आयोटा कैसे डिफाइंड है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिफाइंड है। सो a+i/b इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में जो भी नंबर्स आते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? a+i/b। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते क्योंकि अभी 10th लेवल पर हम इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप 11th और 12th में आएंगे हम इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? a+i/b दिखाई देते हैं। जैसे दिखाई देते हैं जहाँ a और b क्या है? रियल नंबर। जहाँ a और b दोनों रियल नंबर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 3i, ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 6√6 + πi, ये भी क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इस डायग्राम को देखकर आप कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके दिमाग में ज़रूर एक बात आएगी कि आपने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखाई देते हैं? a+i/b टाइप के दिखाई देते हैं। तो एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया? जैसे कि अगर मैं आपसे एक रियल नंबर की बात करूं, इफ आई पिक अप अ रियल नंबर एज 3 इज अ रियल नंबर। सो क्या 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज 3 कैन बी रिटन एज 3 + 0i।
आप कहे रूट टू को भी लिख सकते हैं, √2 + 0 आयोटा. So every real number is a complex number. So this is the biggest possible set of numbers that we have, that is the set of complex number. तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल है, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्या 3/4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, 3/4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या 3/4 रियल नंबर है? यस, 3/4 इज अ रियल नंबर. क्या 3/4 रैशनल नंबर है? यस, 3/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो दिस इज अ ब्रीफ कैटेगराइजेशन ऑफ द एंटायर नंबर सिस्टम. तो ये बिल्कुल दिमाग में अच्छे से रख लें. अब मुझे याद है IIT में एक प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आंसर 0 आ रहा था. क्या आ रहा था? 0. ऑप्शंस IIT ने दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. एक आंसर दिया 0, एक आंसर दिया π-22/7, एक आंसर दिया π-3.14 और एक आंसर दिया शायद cos π/2. मोर देन 1 करेक्ट था. क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा था? 0. हम इनमें से करेक्ट आंसर को टिक करना था. तो बच्चों का आंसर 0 है तो उन्होंने ए पर टिक लगा दिया, डी पर टिक लगा दिया क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है. ठीक है ना, cos 90 डिग्री, 90 डिग्री इज 0, π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लिख लें. cos 90 डिग्री इज 0. π-22/7 पर भी कई लोगों ने टिक लगा दिया और π-3.14 पर भी लोगों ने टिक लगा दिया. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है. ये बात बिल्कुल गलत है. पाई की वैल्यू 22/7 हो ही नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर पाई 22/7 होता तो 22/7 कैसा नंबर है? p/q फॉर्म का नंबर है. और p/q फॉर्म के जो भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. इसका मतलब पाई रैशनल हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होगी. और π-3.14 क्या ये 0 होगा? नहीं. कई लोग कहते हैं पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, तो क्या पाई 3.14 हो जाएगा? क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा? नहीं होगा यार. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होता है? रैशनल नंबर. तो अगर आप इसको 0 कह रहे हैं, यानी आप क्या मान रहे हैं? पाई और 3.14 बराबर हैं. लेकिन पाई और 3.14 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा. तो इस छोटे से टॉपिक से हमने आज IIT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या हैं, और ये जाना कि रैशनल और इरैशनल्स में फ़र्क क्या है. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, यानी अगर आप इनका वैल्यू फाइंड करने चलोगे तो ऊट फटांग डेसिमल्स आते चले जाएंगे, कभी भी एंड नहीं होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हुआ नंबर सिस्टम के बारे में. अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी कुछ नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इवन नेचुरल नंबर्स? इवन नेचुरल नंबर्स या इवन नंबर जिसे कहते हैं हम, इवन नेचुरल नंबर्स या इवन नंबर्स एक ही बात है. दोज डिविजिबल बाय 2, और ये किस में लिखे जाते हैं? 2n फॉर्मेट में. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इन्हें 2n-1 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है. यानी जैसे n को आप यहाँ 1 पुट करो तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, फिर 2 पुट करो ये 4 और ये 3. सो 2, 4, 6, 8 ये तो हो गए ऑड नेचुरल नंबर्स, या 2, 4, 6, 8 ये तो हो गए इवन नेचुरल नंबर्स या फिर इवन नंबर्स. 1, 3, 5, 7 ये हो गए ऑड नंबर्स. तो जब ऑड नंबर बोला जाए या इवन नंबर बोला जाए तो ध्यान रखें एसेंशियली किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर की. इसी तरीके से कई बार लोग बोलते हैं इवन इंटीजर. तो इवन इंटीजर क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं -2, -4, 0, 2, 4 एंड सो ऑन. ये क्या है? ये इवन इंटीजर्स हैं. ये इवन नंबर नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? इवन इंटीजर्स. इसी तरीके से -3, -1, 1, 3, 5 ये सब क्या हैं? देज आर ऑड इंटीजर्स. तो एक बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में. अगर इवन नंबर बोले तो इवन नंबर का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर. ऑड नंबर बोले तो उसका मतलब क्या हुआ? फिर से ऑड नंबर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. लेकिन अगर इवन इंटीजर बोले तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 भी आ जाएगा, और इसी तरह से ऑड इंटीजर. तो ध्यान रखें. और इनको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज इवन इंटीजर कैन बी रिटन एज 2n एंड ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 2n-1, और चाहें तो 2n+1 भी लिख सकते हैं, जहाँ n इंटीजर है. दोनों में फ़र्क देख लें अच्छे से. जहाँ n क्या है? इंटीजर है, और वहाँ n क्या था? नेचुरल नंबर था. सो 2n-1
या फिर 2n, दैट इज ऑड नंबर एंड दैट इज इवन नंबर। तो उम्मीद है ये ऑड इवन आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। नाउ व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर, a number p greater than 1 is said to be prime if only positive divisors of p are 1 in itself, यानी कोई नेचुरल नंबर, a number p greater than 1, p belongs to natural number, is said to be prime if only positive divisors of p are 1 in itself। यानी कि अगर आप p को डिवाइड करें तो उसको से वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो पाए, और वो दो नंबर्स क्या हो, एक 1 हो और दूसरा p हो, यही दो नंबर हो जिससे वो डिवाइड हो पाए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऑल प्राइम्स except 2 are odd, ये ध्यान रखें। 2 is only even prime, एक ही बात है। 2 is the smallest prime, prime 1 और सारे प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो भी नंबर बचते हैं दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के दो से ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं, दो से ज़्यादा पॉजिटिव डिवाइसेस होते हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब के सब नंबर्स क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। यानी प्राइम्स को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो नेचुरल नंबर्स के सेट में, तो जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज, दे विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ध्यान रखें, नॉर कंपोजिट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा। एक और चीज़ बता दूं, जिसे कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जैसे दो प्राइम होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो तो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि 3, 5, 11, 13, तो ये क्या है? ये ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। तो प्राइम अच्छे से समझ में आया कि प्राइम क्या होता है? जिनके सिर्फ दो पॉजिटिव डिवाइसेस हों। और ट्विन प्राइम क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है? 2 ही सिर्फ एक इवन प्राइम है, baकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। तो चलिए इस जानकारी से इक्विप्ड होकर अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए देखिए, इफ n, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड m इक्वल टू n² माइनस n माइनस 35 डिवाइडेड बाय n माइनस 4, फाइंड m। 2 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर दें और खुद करके देखें, तब तक मैं यहाँ इसे सॉल्व करता हूँ। तो चलिए देखें, m इज इक्वल टू हमारे पास है n² माइनस n माइनस 35 अपॉन n माइनस 4। मैं इसे लिख सकता हूँ n² माइनस n प्लस 12 माइनस 12 और माइनस 23 डिवाइडेड बाय n माइनस 4। आप देखें इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n माइनस 4 इंटू n प्लस 3 माइनस 23 अपॉन n माइनस 4। तो अगर मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ तो मेरे पास हो गया n प्लस 3 माइनस 23 अपॉन n माइनस 4। अब आप गौर से देखें, जो हमारे पास ये 23 है, ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के पॉसिबल डिवाइजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास m है, m क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दिस शुड ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर, तभी m एक नेचुरल नंबर आएगा। और ये नेचुरल नंबर कब आएगा? जब n माइनस 4 23 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। यानी n माइनस 4 शुड डिवाइड 23, बट 23 इज अ प्राइम नंबर। तो n माइनस 4 कैन बी 1 और इट कैन बी 23। ये दो नंबर्स हो सकता है। तो n अगर कितना हुआ? 5 या फिर 27। अगर n हुआ 5, सो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बी माइनस 23। तो उस केस में m नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर 27 रख के देखें, 27 में m हो जाएगा 30 माइनस 23 अपॉन 23।
तो दैट इज़ 29. सो m की वैल्यू 29 आ गई. इज़ दिस क्लियर? ये बात अच्छे से समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से. एक चीज़ और, 23 को अगर मैं डिवाइजर्स की बात करूँ, पॉजिटिव डिवाइजर्स तो 1 और 23 होंगे. अगर नेगेटिव डिवाइजर्स की बात करूँ तो -1 और -23 भी हो सकते हैं. तो अगर मैं एक -1 भी ऑप्शन में डाल दूँ और -23 भी ऑप्शन में डाल दूँ तो इनकी एक पॉसिबल वैल्यू मेरे पास आएगी 3 और दूसरी पॉसिबल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 और -19. ये एक वैल्यू आ जाएगी. अब अगर मैं n को यहाँ पर 3 रखता हूँ, इफ़ आई पुट इन 3 तो m आ जाएगा मेरे पास. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, वहाँ क्या दे रखा था, m और n नेचुरल नंबर है, तो ये और ये पॉसिबल ही नहीं है. मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 पॉसिबल है मेरे पास. तो इफ 3 इज पॉसिबल तो 3 डालते हैं. 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 -23 अपॉन -1. तो यहाँ से भी m की वैल्यू कितनी आती है, 29 आती है. तो m की वैल्यू कुल मिलाकर 29 ही आएगी. आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा. चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. Prove a quadratic equation in which a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, in which a equal to 1 and b comma c belong to integers and d is a perfect square. D is a perfect square, has roots as integers. हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और b और c इंटीजर्स हैं और d एक परफेक्ट स्क्वायर है. d परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, इस तरह का कुछ नंबर है. तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीजर रूट्स होंगे. तो आप जानते हैं जो रूट्स होते हैं वो कैसे होंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1 अपॉन 2a, ये रूट्स होंगे. अब हमें क्या दे रखा है, ये जो लिखा है ये d है, ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यानी ये रूट से तो बाहर आ ही जाएगा. तो प्रूव करना है रूट्स इंटीजर होंगे. तो रूट्स इंटीजर कब होंगे, जब ऊपर ये जो नीचे लिखा हुआ 2 है ऊपर कट जाए. और ये 2 से कब कटेगा, जब ये ऊपर जो लिखा है वो कैसा हो, इवन नंबर हो. अब b और c इंटीजर्स हैं तो b या तो ऑड इंटीजर होगा या फिर इवन इंटीजर होगा, या फिर b इवन इंटीजर होगा. अगर b ऑड इंटीजर है, देख रहे हो मैंने इंटीजर लिखा, नेचुरल ऑड नंबर नहीं लिखा, ऑड इंटीजर. इसी तरह b को क्या लिखा, इवन इंटीजर. तो अगर b एक ऑड इंटीजर है तो b स्क्वायर भी एक ऑड इंटीजर होगा. और b स्क्वायर अगर एक ऑड इंटीजर है उसमें से 4 इंटू सी जो कि इवन नंबर है, तो ऑड माइनस इवन, ये ऑड है माइनस इवन किया तो आंसर आएगा ऑड. तो ऑड का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कैसा होगा, ऑड नंबर होगा. तो अब देखो ये क्या बन गया, ऑड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ऑड. स्क्वायर रूट ऑफ ऑड इज ऑड, तो ऑड प्लस माइनस ऑड, ऑड प्लस माइनस ऑड करें तो आंसर इवन आता है. और इवन बाई 2 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा. यानी इस केस में रूट्स इंटीजर आएंगे. अब बात करते हैं इवन की. इवन की बात करें तो बी स्क्वायर ये कैसा होगा, इवन, माइनस 4c ये भी कैसा होगा, इवन. तो यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इवन माइनस इवन, इवन. तो ये बन गया इवन इंटीजर प्लस माइनस रूट ऑफ इवन इंटीजर. रूट ऑफ इवन इंटीजर विल बी इवन अगेन. तो इवन प्लस माइनस इवन इज इवन, डिवाइड बाय 2 तो फिर से इंटीजर आ गया. यानी कि अगर a 1 है और b और c इंटीजर्स हैं और d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप डैम श्योर हो सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमेशा इंटीजर्स होंगे. उम्मीद है आपको ये लास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट ऐसे समझ में आ गया कि ध्यान रखें, ऑड इंटीजर का स्क्वायर रूट भी ऑड होगा, इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी एक इवन नंबर ही होगा. इवन नंबर का स्क्वायर रूट एक ऑड नंबर नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये छोटे से कुछ प्रॉब्लम्स हैं और नीचे लिंक में एक छोटी सी डीपीपी दी जाएगी नंबर सिस्टम के ऊपर, आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करें अच्छे से सॉल्यूशन के साथ. जो भी डाउट्स हों आपको उसमें सॉल्यूशन है ही साथ साथ, आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं.
और हाँ, अगला लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वुड बी फैक्टराइजेशन टेक्निक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्यूबिक के फैक्टराइजेशन और हायर डिग्री के फैक्टराइजेशन थोड़े हम पढ़ेंगे, देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी शुरुआत फिर धमाकेदार और शानदार हो। थैंक यू।